ओके। सो हमने कल की क्लास में जो कंप्लीट किया था वो यूजेस ऑफ एथेनॉल तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ पे बेस करेगी? वो बेस करेगी कि उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके अलावा क्योंकि अल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कंबशन रिएक्शन एग्जिस्ट करता है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि दे कैन इजीली कैच फायर, दे कैन इजीली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो इस बेस पर हम इनकी कंबशन रिएक्शंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। Like hydrocarbons, alcohols are also undergo the combustion. The other reactions which alcohols undergo are related to the hydroxyl groups of the functional group. Hydroxyl functional group. तो अल्कोहल्स में जो है वो कंबस्शन रिएक्शन भी होगी, और इसमें वो रिएक्शन भी होंगे जो कि इस वजह से होंगे कि इसमें हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है। कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन अल्कोहल का बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमने हाइड्रोकार्बन्स में देखा था कि कंप्लीट कंबस्शन जब करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे एग्जांपल ये है मेथनॉल की। मेथनॉल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके लिए उसने बैलेंस इक्वेशन भी यूज की है। द बैलेंस इक्वेशन यूज हियर इज दिस। अब यहाँ पे जो जो नंबर्स हैं वो इंडिकेट किस चीज को कर रहे हैं? द कोफिशिएंट्स, व्हिच मींस आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर तो आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं मिली हुई, आपको ये बैलेंस खुद से करनी होगी। और इसके अलावा जो अल्कोहल का जो भी नाम बताया जाता है उसका आपने बेसिकली खुद से इसका फार्मूला भी मेंशन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास मेथनॉल है, तो मेथनॉल का फार्मूला क्या होगा ये आपको याद करना पड़ेगा। मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, इनके फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, और राइट फार्मूला ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये मेथनॉल का फार्मूला इज CH3OH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सफिशिएंट टू राइट हियर। बैलेंस इक्वेशन अगर आपने बनानी है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सफिशिएंट होगा एक्सप्रेस करने के। अब यहाँ पे मेथनॉल फार्मूला रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये तो होगी कंबशन ऑफ द मेथनॉल, और इस साइड राइट साइड पे वी हैव द कंबशन रिएक्शन ऑफ द एथेनॉल। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? इट इज द C2H5OH, and it reacts with the oxygen to make carbon dioxide and water या स्टीम। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या चीज नजर आ रही है कि अगेन बैलेंस की गई है इस इक्वेशन को, आपको ये इक्वेशन खुद से बैलेंस करनी पड़ेगी इन केस अगर आपको ये बैलेंस नहीं मिलती। Ethanol burns in a plentiful supply of air with a clean flame to form carbon dioxide and steam। इस चीज का फायदा क्या है कि जब आप प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ एयर यूज करेंगे कि जो फ्लेम बनेगी वो काफी क्लीन होगी। प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ एयर में फ्लेम जो है वो क्लीन है, इसका मतलब क्या कि कंप्लीट कंबशन हो रही है, एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन सूट। कार्बन सूट इज नॉट बीइंग फॉर्म। कार्बन सूट का क्या कलर होता है? Is it gray जी black? बॉयज, यस, ब्लैक। सो कार्बन सूट कलर इज ब्लैक। सो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो उसका फ्लेम का कलर है दैट इज क्लीन फ्लेम, या कलर तो नहीं बता रहे, वी जस्ट सेइंग दैट इट इज अ क्लीन फ्लेम। The reaction is exothermic and produces lots of heat. Ethanol is therefore sometimes used as a fuel, for example, in high performance cars or rockets. तो इसको हम, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक है, मतलब कि इसमें काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है इनटू द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो एथेनॉल दूसरा इसका क्या यूज है, इट इज यूज एज अ फ्यूल, जो हमने कल एक्सप्लेन भी किया था काफी डिटेल में, और इसको हम कार्स में और रॉकेट्स में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल। ऑक्सीडेशन, अब आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस चीज का कॉन्सेप्ट पहले से है कि नहीं है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? No, sir. नो। एंड तैयब, व्हाट अबाउट यू? No, sir, I have no idea. ऑलराइट, नो आइडिया। आई हैव टू include some basic ideas of the oxidation and reduction, क्योंकि इसी की बेस पे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आगे। ऑक्सीडेशन होता है, इट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, इट्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसके अलावा वी से एज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसके अलावा वी से द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक और भी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इसी से इसका जो इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो इस पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो हमने ये यहाँ पे बातें बताई हैं वो इसकी ऑपोजिट है। ये तैयब, Sir, so oxidation is basically a substitution reaction. Uh, like, ऑक्सीडेशन इज बेसिकली एन इट इज अ टाइप ऑफ द रिएक्शन, टाइप ऑफ द रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या उसको रिड्यूस कर रहे हो, वो होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन को हम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी एलिमेंट का जो चार्ज है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, मजीद ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन। उसका जो चार्ज होगा वो ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। वो ग्रुप से हमें उसके ग्रुप नंबर से पता लगता है कि इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो डिटेल में हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे उस वक्त हम इसको काफी डिटेल में इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल पे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ऑक्सीडेशन का इन्वर्स क्या है, रिडक्शन। और जब ये इसका रिवर्स है या इसका ऑपोजिट रहता है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हमने ऑक्सीडेशन के लिए लिखे हैं वो पॉइंट्स हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे फॉर द रिडक्शन। इनवर्ट उसकी ऑपोजिट वे में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो रिडक्शन क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी कह सकते हैं। फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, और बाद में गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन की ये 3 पॉइंट्स हैं, एक और भी पॉइंट है वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। और रिडक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट बनते हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे तो उस टाइम पर हमारे लिए जो ज़्यादा एप्लीकेबल जो चीज़ होगी वो सिर्फ ऑक्सीजन की बेस पर और हाइड्रोजन की बेस पर होगी। कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू हम बात करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम क्या बात कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम क्या बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या हो जाएगा, इट इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स की हमने ऑक्सीडेशन करनी है। अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल उसमें मजीद ऑक्सीजन आ जाएगा या उसमें हाइड्रोजन काम हो जाएगा। दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या हो रही है अल्कोहल की, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या उसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या फर्दर डिटेल है। मोस्ट अल्कोहल्स
undergo oxidation when heated with an oxidizing agent such as acidified potassium magnate 7. हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कब करेंगे? जब वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कॉन्सेप्ट है? ये भी ऑक्सीडेशन से ही इसका कनेक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं करवा रहा, अभी जस्ट मैं इतना समझा रहा हूँ कि जिससे आपको चीज समझ में आए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, मतलब कि दूसरे एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन करे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे एलिमेंट में या दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन करता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। और इस केस में जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं डेट इज एसिडिफाइड potassium magnate 7. Acidified potassium magnate 7, it is the name of the compound, और इसको आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। इट्स नेम इज KMNO4, ये उसका नेम है KMNO4। 7 is the charge of the manganese element, Mn, capital M small n, that is manganese, ये नेम है कंपाउंड का। फॉर alcohols, the hydroxyl group bonded to the terminal carbon atom, which is a carboxylic acid, will be and a carboxylic acid will be obtained upon oxidation. क्या होगा कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा अल्कोहल, तो उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका हाइड्रोक्सिल जो पार्ट होगा इट विल बिकम द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप डिटेल में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर we have the reaction of the ethanol with the oxidizing agent, उसका हमने नाम ऊपर पढ़ लिया, हम उसको यहाँ दोबारा नहीं शो कर रहे कि अल्कोहल का या एथेनॉल की बात कर रहे हैं। एथेनॉल का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो उसके रिजल्ट में द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज द एथेनोइक एसिड प्लस वाटर। अब एथेनोइक एसिड से आपको याद आ रहा होगा कि ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, दैट्स द एथेनोइक एसिड। तो बेसिकली आपने अल्कोहल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया है बाय दिस रिएक्शन। फॉर्मूला की बात करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एथेनॉल CH3CH2OH। इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन एटम को शो किया। इट इज सिंपलेस्ट वे टू शो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन का। तो उसके लिए हम सिंपली ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिससे मैंने आपको पहले डिफाइन किया था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन गेन होगा तो प्रोडक्ट जो होगा उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा और हाइड्रोजन कम होंगे। दोनों तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। वी हैव द गेन ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से हो रहा है, देखें यहाँ पे एथेनॉल में पहले एक ही ऑक्सीजन एटम था, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम्स। सो इट इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देयर इज अ गेन ऑफ द ऑक्सीजन एटम। और हाइड्रोजन एटम की बेस पे बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास थे 3+2+1, 6 हाइड्रोजन एटम्स इस कंपाउंड में। और राइट पे देखें ये जो कंपाउंड बना है एथेनोइक एसिड, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 3+1 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स का लॉस हुआ है, कम हुए हैं हाइड्रोजन एटम्स। तो कम होने के मतलब में हम ये कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड है। एथेनॉल एथेनॉल हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड। और इसके प्रोडक्ट में हमें क्या मिला है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं अल्कोहल के चैप्टर में कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं कि वो ऑक्सीडाइज होता है। और यही रिएक्शन हम दोबारा पढ़ेंगे
जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये रिएक्शन बताया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जिस तरह हमने पहले भी बात की थी अल्केन से अल्कीन बनाने का रिएक्शन, कि अल्केन को क्रैकिंग करते हैं तो अल्कीन बनता है, स्पेशली इथीन बनता है। फिर हमने अल्कीन के रिएक्शन में पढ़ा था कि अल्कीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें हमने कहा था क्रैकिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से यहाँ पे जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होती है, बाय तब हम कहेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी रिएक्शन को उन्होंने थोड़ा सा डिस्प्ले फॉर्मूला की फॉर्म में बताया है कि हमारे पास ये है, क्या है, एथेनॉल। दिस इज द एथेनॉल। ये पूरा स्ट्रक्चर उसने शो किया हुआ है। इसका रिएक्शन हो रहा है विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसके रिजल्ट में यू आर गेटिंग द एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यहाँ पे कैसे पता लग रहा है, फ्रॉम दिस फंक्शनल ग्रुप COOH, ये प्रेजेंट है यहाँ पे। सो दिस इज द एथेनोइक एसिड along with the formation of the water। तो जब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा और साथ में ऑक्सीजन एटम भी, सॉरी, साथ में वाटर की फॉर्मेशन भी होगी। यहाँ तक आई होप क्लियर आप दोनों को। Yes, sir. हमें साथ में हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट क्या है, प्रैक्टिकली ये कहाँ पे यूज किया जा रहा है। द पुलिस यूज ब्रेथ, it is basically breathalyzer, breathalyzers to test the amount of the alcohol consumed by the drivers। breathalyzers में इसको हम यूज कर रहे हैं। The ethanol in a person's breath undergoes oxidation in the breathalyzer coupled with other reactions, an electric current is produced। This current is an indication of the level of the alcohol present in the person's blood। तो आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में, इनफैक्ट जो जो भी कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये डिवाइस यूज की जाती है ड्राइवर्स को चेक करने के लिए। स्पेशली वो ड्राइवर्स जो कि नाइट टाइम ड्राइविंग करते हैं या जो कभी कोई एक्सीडेंट होता है, तो राइट आफ्टर एक्सीडेंट वहाँ पे पुलिस एट द स्पॉट पहुँच के उस ड्राइवर को चेक करती है इफ दैट पर्सन इज अल्कोहलिक और नॉट। क्योंकि ड्रंक पर्सन जो होगा इट विल बी नॉट इन हिज सेंसेस और हर सेंसेस टू ड्राइव कार और एनी अदर थिंग केयरफुली। तो वहां पे ये इक्विपमेंट यूज करते हैं पुलिस वाले, उसकी ब्रेथ चेक करते हैं। अब होगा क्या, इस इक्विपमेंट के अंदर यहाँ पे जो आपको सामने जो डिवाइस नजर आ रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पर ये एथेनॉल प्रेजेंट होगा। इस एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कैसे किया जाएगा, ऑक्सीजन देकर इन अ सेंस। और ऑक्सीजन जो है वो एक पर्सन के मुंह से निकलेगी। वैसे निकलती तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो ऑक्सीडाइज करेगा उस एथेनॉल। और साथ में कोई मजीद इसमें क्या लिखा है, कपल्ड विद अदर रिएक्शंस, मतलब कि उसमें कुछ मजीद रिएक्शन भी हो रहे होंगे। ऑक्सीडेशन तो होगा ही इसमें, उसके अलावा भी कुछ रिएक्शन होंगे जिसके रिजल्ट में कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उस डिवाइस के अंदर। और वो इलेक्ट्रिक करंट या जो भी उसमें रीडिंग आ रही है वो इंडिकेट करेगी, इट विल हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू। तो उसकी कोई ना कोई रेंज होगी टू इंडिकेट कि अगर इतनी वैल्यू है तो वो इतना ज़्यादा अल्कोहल उसने कंज्यूम की हुई है एंड ऑल दैट थिंग। तो ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, टू फाइंड आउट द presence of the amount a person presence of the alcoholic amount which a person has consumed। तो उसके अल्कोहल होने की इंडिकेशन के लिए हम ये यूज करते हैं, स्पेशली बाय द पुलिस। आई होप इट्स क्लियर टू बोथ ऑफ यू। Yes, sir. इसी रिएक्शन को मजीद एक्सप्लेन किया है इन अनदर सोर्स बुक। इफ लेफ्ट exposed to the air, ethanol turns sour। मतलब आप जस्ट एथेनॉल को रखते हैं एक ओपन एयर में तो वो कुछ टाइम के बाद सोर हो जाएगा। This is common with the wines and beers
which are open but not drunk. तो वाइन्स और बियर्स के लिए ये चीज कॉमन है. The explanation is that the ethanol has been oxidized by the air to ethanoic acid, which is more commonly called the vinegar. ये बेसिकली बातें वही आ रही हैं जो कि एसिड बेस के चैप्टर में की जाती हैं. एसिड बेस का चैप्टर आप दोनों में से किसने किया हुआ है? ओके, अब्दुल्ला आपने नहीं किया एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. वहां पे इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात भी की गई थी. जी अब्दुल्ला. Yes, sir. I did acid and bases. ओके, यू डिड एसिड बेस. तो वहां पे ये बात की गई थी कि एथेनोइक एसिड इज एन एसिड जिसका नाम है विनेगर, और उसका हमने बात की थी कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर. एंड द टेस्ट ऑफ द एल्कली इज, व्हाट्स द टेस्ट ऑफ द एल्कली? bitter. यस, टेस्ट ऑफ एल्कली इज बिटर. तो ये वही बात की जा रही है कि एथेनॉल को अगर आप एयर में रख देंगे तो क्या होगा, और रिएक्शन होगा उसका. O2, O2 comes from the oxygen. So oxidation होगी by the presence of the oxygen. और उसके रिजल्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है which is ethanoic. If it is an acid then its taste is sour. And this happens in wines and beers. As you know, wines and beers are the basic source of the alcohols. इनमें अल्कोहल्स काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो इसलिए उनका जो टेस्ट होगा वो सोर हो जाएगा if it is left open in the atmosphere or in the air. In the same way, oxidizing agents may be used to oxidize ethanol. If acidified potassium manganate 7 is warmed with the ethanol, it turns from pink to colorless. अब वही चीज जो भी हमने पहले स्टडी की थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है KMnO4 था या एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, उसका भी अपना कोई कलर होता है. उसका कलर स्टार्ट में जो होता है वो पिंक होता है. इट टर्न्स फ्रॉम पिंक टू कलरलेस. दिस शोज, मतलब पहले उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, जो कि किसके साथ हो रहा था, पोटेशियम मैग्नेट के साथ. तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसका कलर इनिशियली पिंक था, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो पोटेशियम मैग्नेट का भी प्रोडक्ट बनता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया. इसका भी प्रोडक्ट बनता है जिसमें मैंगनीज मेंशन किया जाता है, उसका कलर हो जाता है कलरलेस यहाँ पर. तो ये उसकी बात कर रहा है कि आप इस बेस पे भी बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है. This shows that it has oxidized the alcohol. The oxidizing agent acidified potassium dichromate also changes color. अब यहाँ पे एक दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. पहले क्या था, पोटेशियम मैंगनेट, और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट. दीज आर टू डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और इनके कलर्स बताए गए हैं कि बिफोर ऑक्सीडेशन क्या कलर था और आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या कलर है. पोटेशियम मैंगनेट का बिफोर ऑक्सीडेशन कलर पिंक था, बाद में कलरलेस हो गया. इसका पहले कलर पिंक था, बाद में कलरलेस हो गया. और जो डाइक्रोमेट है उसका कलर कहां से चेंज होगा, फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन. ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का. आपने कंपाउंड के नेम और उनके जो कलर चेंज आ रहे हैं वो याद करने हैं. पोटेशियम मैग्नेट के लिए पिंक से कलरलेस होगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए ऑरेंज से ग्रीन होगा व्हेन वार्म विद एथेनॉल. मतलब कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कलर है, और उस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या कलर है, आपने वो याद करना. दिस कलर चेंज This color change has been used in the breathalyzer test to see if the drivers have been drinking.
Suspects were asked to, जिसके भी हमने बात की थी, were asked to blow into a bag containing the crystals of the potassium dichromate, and if the crystals turned from orange to green, then the drivers were over the limit. तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज किया गया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर हमें पता लग गया है कि वो ऑरेंज से ग्रीन होगा, मतलब कि उस ब्रेथ एनालाइजर में अगर ग्रीन कलर के कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के बाद उन ग्रीन क्रिस्टल्स का कलर जो है वो उन ऑरेंज क्रिस्टल का कलर जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज इंडिकेट कर देगी कि उस पर्सन के अंदर जो है वो अल्कोहल प्रेजेंट है, उसकी बॉडी के अंदर, जो कि जब सांस वो ब्लो करेगा तो उसमें कुछ फ्यूम्स अल्कोहल के उसकी बॉडी के अंदर जो भी कंप्लीटली डाइजेस्ट जिसे हम कहते हैं नहीं हुए, वो उसकी एयर की उसकी ब्रीथ आउट की वजह से उसमें से कुछ वेपर्स की बॉडी में से निकलेंगे और वही इस चीज को इंडिकेट कर देंगे। और ओवर द लिमिट विच मीन्स कोई स्पेसिफिक रेंज होगी अल्कोहल की कंजम्पशन की जो उसको एक्सीड कर गया, तभी उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिला। इसके बाद अल्कोहल्स का फर्दर रिएक्शन कौन सा होगा? अल्कोहल्स react with the carboxylic acids to form organic compounds called esters. This will be covered. तो अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में ये रिएक्शन डिटेल में देखना है। यहाँ पे भी हम सिर्फ उसको ओवरव्यू दे रहे हैं कि अल्कोहल्स के और कौन से रिएक्शन होते हैं। तो अल्कोहल्स का रिएक्शन एक क्या होता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिसके रिजल्ट में एक न्यू कंपाउंड बनता है जिनका नाम है एस्टर्स। और एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप मैं अभी वैसे मेंशन कर देता हूँ, आगे हम इसको देखेंगे भी। एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है अल्काइल बॉन्डेड विद दी alkyl bonded with the C double bonded oxygen, C single bonded oxygen and another alkyl. ये फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर का। यहाँ पे कार्बन जो है वो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और ये ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन होते हैं लेकिन उसके एक साइड पे हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है एस्टर में, बल्कि यहाँ पे दोनों साइड पे उसके अल्काइल ग्रुप्स हैं। इस आर डैश, जिसको आर डैश कहते हैं या आर प्राइम कहते हैं, तो एस्टर में अल्काइल होगा यहाँ पे, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे। तो एथेनॉल का या अल्कोहल्स का रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करें तो उसके रिजल्ट में एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा कोवलेंट मॉलिक्यूल कि हम मानते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं या जो एथेनॉल है दे आर कोवलेंट मॉलिक्यूल इन नेचर। इस चीज की बात बहुत पहले की गई थी जब आपको मैं OH ग्रुप की डिफरेंस की बात कर रहा था, तब हमने ये बात बोली थी। Ethanol, like most organic molecules, is covalently bonded molecule. Therefore, there are no ions present and the hydroxyl group is not the same as hydroxide ion. So, दोनों में, अल्कलीस में और अल्कोहल्स दोनों में OH प्रेजेंट होता है, OH। लेकिन अल्कोहल्स में इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि अल्कलीस में इसका नाम है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो मैंने तभी बताया था कि अल्कलीस में जब ये हाइड्रोक्साइड आए तो वो आयन है, लेकिन अल्कोहल्स में ये आयन नहीं है। Ethanol is not an alkali but is neutral and does not allow the passage of electricity as it is a non-electrolyte. तो चूंकि ये एथेनॉल एक एल्कली है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं करेगी जब उसमें आयन ही नहीं है। जब उसमें आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करेगी। ये भी डिफरेंस है इसका, कंडक्टिविटी अल्कोहल की नहीं होगी। A comparison A comparison between ethanol and sodium hydroxide is made in table 2. तो इसके बाकी के पॉइंट्स को डिफरेंशिएट किया गया यहाँ। एथेनॉल क्या है? नो इफेक्ट ऑन लिटमस, क्योंकि एथेनॉल ना ही एसिड है ना ही बेस है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्योरली एन एल्कली, तो उसका लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा? इट टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस ब्लू, रेड से ब्लू होगा तो वो
अल्कली की इंडिकेशन है या बेस की इंडिकेशन है, और शायद आपको वो कलर्स का आपको इजीली याद करवाया भी होगा कि रेड से ब्लू, ब्लू से रेड किस तरह से आप याद कर सकते हैं फॉर एसिड एंड बेस। हम उसको डिटेल में बाद में करेंगे जब हम एसिड बेस का चैप्टर करेंगे। एथेनॉल क्या है? इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आयोनिकली बॉन्डेड, क्योंकि इसमें आयंस के बिटवीन आयोनिक बॉन्ड होगा, और यहाँ पे कोई आयंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिंपली सारा जो स्ट्रक्चर है वो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक कोवलेंट स्ट्रक्चर है एथेनॉल। देयर इज नो आयन। फर्दरमोर, ethanol is basically a non-electrolyte. Non-electrolyte means a compound which does not decompose into its ions when electricity is passed. ये पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में काफी डिटेल में बात की गई है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो। तो एथेनॉल नहीं ब्रेक डाउन होता अपने आयंस में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो काफी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा एथेनॉल रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक एसिड्स टू फॉर्म एस्टर्स एंड वाटर। तो एथेनॉल जो है वो एस्टर बनाएगा। एथेनॉल एस्टर बनाएगा जब वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके भी हमने बात की थी ऊपर, ये वाला रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन, कि एथेनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसके रिजल्ट में एस्टर बनेगा। वही बात यहाँ मेंशन की है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, स्पेशली विद मिनरल एसिड, तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इसका प्रोडक्ट हो रहा है इस तरह से कि यहाँ सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे एस्टर बन रहा है। बाकी दो प्रोडक्ट सेम है, मतलब दोनों में दूसरा प्रोडक्ट सेम है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, लेकिन इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो एस्टर है, उसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो एक सॉल्ट है। सो आई होप इट्स क्लियर टू बोथ ऑफ यू बाय दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट। Yes, sir. ऑलराइट, अब इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स की अब हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। The carboxylic acids are another homologous series of organic compounds. All these acids have the functional group COOH attached to a hydrocarbon chain. तो हमारे पास क्या होता है, ये इनके ग्रुप, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक कार्बन चेन है, उस चेन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्डेड होता है। The compounds have the general formula CnH2n+1 COOH। ये इनका जनरल फॉर्मूला है, या आप इसको इस तरह से याद कर लें CnH2n+1 COOH, या फिर CnH2n+1 CO2H। इसको उन्होंने कंडेंस कर दिया, इस पार्ट को से लिख दिया CO2H, तब भी बात वही रहेगी। When naming a carboxylic acid, remember that the carbon atom of the acid group is counted as the first carbon in the chain। जब आपने किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड को नेम देना है, तो फिर ये जो कार्बन होगा जो कि इसके ग्रुप का पार्ट है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा उसके नाम में। इसकी एग्जांपल क्या है? CH3COOH। तो CH3COOH में दो कार्बन है, जिसमें से एक कार्बन उसके ग्रुप का पार्ट है। तो चूंकि दो कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या बनेगा? एथ। एथ स्टैंड फॉर टू कार्बन एटम्स, सो द नेम विल बिकम एथेनोइक एसिड। क्योंकि इसमें दो कार्बन एटम्स हैं, तो इसलिए हम इसको एथ के नाम से देंगे। इसके अलावा मेथेनोइक एसिड, एग्जांपल ये है मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे एग्जांपल क्या है? प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। तो जितने कार्बन एटम्स हैं उनकी बेस पे हम उसका नाम बता देंगे। There are 3 carbon atoms, so propanoic acid. There are 4 carbon atoms, so butanoic acid. इसके अलावा की और क्या प्रॉपर्टीज हैं? The first two acids in the series are liquids at room temperature. Although ethanoic acid will solidify if the temperature falls only slightly, the acids dissolve in water to produce solution that are weakly acidic. तो पहली बात ये है कि पहले दो एसिड्स होंगे ही लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर,
और जबकि एथेनॉइक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप थोड़ा टेम्परेचर को कम कर दें। इसके अलावा दीज एसिड्स ये वाटर में भी डिजोल्व होते हैं, और जब वो डिजोल्व होते हैं तो उनका जो सोल्यूशन बनता है उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। दीज आर एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, एक नहीं बल्कि दो, जिसकी ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाई स्टैंड फॉर टू, dicarboxylic acids stand for such compounds which contains two COOH groups, जिसमें दो हों, दो COH ग्रुप्स हों, जिसमें वो होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मिसाल के तौर पे ये प्रोपेनॉइक एसिड है, तो इस प्रोपेनॉइक एसिड के यहाँ पे भी हमारे पास COOH ग्रुप आ जाए, जिसके लिए हमें एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करना पड़ेगा। तो ये भी एक कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। इसका नाम तो नहीं हमने शो किया, ये जो नाम लिखा है ऑक्सैलिक एसिड, उसका फॉर्मूला कोई और है। Carboxylic acids are weak organic acids which contain the COOH functional group. They are common in fruit and foodstuffs and have typical acidic properties reacting with the metals, alkalis and carbonates. तो चूंकि इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है, तो विच मीन्स हम उसी तरह से इसका रिएक्शन पढ़ सकते हैं विद मेटल्स, अल्कलीस एंड कार्बोनेट्स, जैसा कि हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में एसिड के रिएक्शंस पढ़े थे। वहां पे हमने मिनरल एसिड के रिएक्शन पढ़े थे विद मेटल्स, विद कार्बोनेट्स, विद अल्कलीज। द सेम वे हम जो है ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें हम एथेनॉइक एसिड की बात कर रहे हैं, उसके रिएक्शन भी पढ़ सकते हैं विद मेटल्स, अल्कलीज एंड कार्बोनेट्स। लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्कोहल्स, दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज विद द जनरल फार्मूला। ये बात हो गई है। बाय फार the most important organic acid is ethanoic acid. It is commonly called acetic acid. तो ये जो एथेनॉइक एसिड है, इसका दूसरा नाम एक एसिडिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। इट इज मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल विद एयर। हमने ये बात कर ली है। पिछले टॉपिक में जब हम अल्कोहल का पढ़ रहे थे, वहां पे हमने ये बात की थी कि कैसे बनता है एथेनॉइक एसिड। इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द एथेनॉल विद एयर, जिसका रिएक्शन में ये देख लिया था। ये रिएक्शन किस टॉपिक में हमने देखा था? क्या था टॉपिक का नाम जिसमें ये रिएक्शन था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। पूरा बताओ। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, और इसमें अल्कोहल कौन सा था? एथेनॉल। सो ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल में हमने ये रिएक्शन देख लिया। अब यहाँ पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द एथेनॉइक एसिड। तो एक ही टॉपिक है लेकिन दो डिफरेंट चैप्टर्स में आ रहा है, जिससे पहले भी हिस्ट्री में हम देख चुके हैं। लास्ट में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर्ड टू द अल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू बोथ द अल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से मतलब यहाँ पे ये लिया जा रहा है कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल लेना चाहूँ, हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन एटम वाला मैं लेता हूँ हाइड्रोकार्बन, लेट्स सपोज मैं अल्कीन का लेता हूँ जिसमें 3 कार्बन एटम, उसका क्या नाम होगा? एन अल्कीन में 3 कार्बन एटम्स। जी स्टूडेंट्स, एन अल्कीन विद 3 कार्बन एटम्स का नाम क्या होता है? प्रोपेन। यस, प्रोपेन। इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम CH3 CH2 CH3। दूसरी तरफ मैं लेता हूं अल्कोहल जिसमें 3 कार्बन एटम्स हों, इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं CH3 CH2
CH2 and OH। और फिर मैं लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका भी फॉर्मूला CH3 CH2 COOH। वो ये कहना चाह रहा है कि सेम कार्बन एटम्स के अगर हम हाइड्रोकार्बन भी लें, अल्कोहल भी लें और कार्बोक्सिलिक एसिड लें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू बोथ द अल्कोहल एंड द हाइड्रोकार्बन। ये इसकी प्रॉपर्टी है, उनमें हाईएस्ट होता है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स show a gradual trend in boiling points. Their boiling points increases as the molecular size increases. ये वो पॉइंट है जो हमने अल्कोहल के केस में पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन के केस में पढ़ा था, कि जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज करेंगे तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करेंगे तो मतलब कि मेथनॉल CH3COOH, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू एथेनॉइक एसिड CH3COOH। और यही चीज़ आप, बल्कि मैंने एथेनॉइक एसिड बना दिया, इट शुड बी मेथनॉइक एसिड C, it is CH3HCOOH। ये मेथनॉइक एसिड है HCOOH। इसके बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू एथेनॉइक एसिड। तो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा, वो कैसे इंक्रीज होता है, जब आप कार्बन एटम ज्यादा से ज्यादा इसमें इंक्रीज करेंगे तो उसका साइज इंक्रीज करता जाएगा, तो उस वजह से उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू आवर टॉपिक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। Till our next class, take care and Allah Hafiz everyone. Love it, sir.